गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। आज हम प्राथमिक व्यवसाय में ही आगे जो हमारी क्रियाएँ आती हैं उन क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मिश्रित कृषि आपके खनन कार्य, मिश्रित कृषि के अलावा भी जो हमारे प्राथमिक व्यवसाय है उसके अंतर्गत से बागानी कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को भी हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ने का प्रयास आज हम करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मिश्रित कृषि। इसकी बात करते हैं मिश्रित कृषि की, जो कि आपकी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत मुख्य भूमिका निभाती है। मिश्रित कृषि क्या होती है? वह कृषि जिसके अंतर्गत पशु और कृषि कार्य दोनों ही किए जाते हैं, दोनों ही देखने को मिलते हैं। विकासशील देशों में इस प्रकार की कृषि है वो अधिक देखने को मिलती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि विकसित देशों में ये कृषि नहीं होती है। विकसित देशों में भी ये कृषि हमको देखने को मिलती है। कौन सी? मिश्रित कृषि। और मिश्रित कृषि इसके अंतर्गत पशु और कृषि कार्य दोनों को शामिल किया जाता है। इसमें पशुओं के लिए जो चारा वगैरह की जो व्यवस्था होती है वो इनके खेतों में ही ये लोग करते हैं। तो यह हो गया हमारा प्राथमिक व्यवसाय का एक अन्य क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत पशु भी पाले जाएंगे, कृषि कार्य भी किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो पशु पाले जाते हैं वो उन पशुओं से ये मांस वगैरह, दूध वगैरह ये सभी वस्तुएं वो प्राप्त करते हैं। लेकिन हम भारत के स्तर में देखें तो हम यहाँ पे जो पशु पालते हैं यहाँ पे कृषि के साथ साथ उससे हमें दूध की प्राप्ति अधिक होती है। और दूध से जो भी इतने उत्पाद बनते हैं, पनीर, मक्खन, आपके छाछ वगैरह, दही वगैरह, वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट या उत्पाद जो होते हैं वो हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो वो आपके मिश्रित कृषि के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित कृषि बहुत सारे देशों में देखने को मिलती है। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, अपने यहाँ पे क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में भी इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। लेकिन वो जो कृषि है वो वहाँ पे व्यापारिक स्तर पर ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन से स्तर पर? व्यापारिक स्तर पर ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे दूध के साथ में पशुओं का जो मांस होता है उसका उत्पादन भी ये लोग करते हैं और मांस के लिए पशुओं को ज़्यादा पालते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा खनन कार्य। ठीक है। भूमि से खोदकर या भूमिगत सतह पर जो भी खनिज हम प्राप्त करते हैं, जो भी क्रिया की जाती है वो खनन कार्यों के अंतर्गत शामिल की जाती है। अब इसमें बहुत सारे आपके खनिज हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे कि आपका लोहा हो गया, कोयला वगैरह हो गया, इतने भी खनिज हैं जो खोदकर निकाले जाते हैं या धरातलीय सतह पर भूमिगत रूप में या पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में खनन कार्य करके वो निकालते हैं। इन खनिजों को दो दशाएं प्रभावित करती है। इस खनन कार्य को दो दशाएं प्रभावित करती है। पहली है प्राकृतिक दशा और दूसरी है मानवीय दशा। प्राकृतिक दशा की हम बात करते हैं कि प्राकृतिक जो दशा होती है वो किस प्रकार से खनन कार्य को प्रभावित करती है। प्राकृतिक दशा का मतलब ये हो गया कि किसी क्षेत्र विशेष में जहाँ हमें खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है उसको वहाँ पे निकालने की जो प्रक्रिया है वो उस पर आधारित होगी आपकी प्राकृतिक दशा होगा। मान लो आपकी दशाई ऐसी है, जैसे मान लो आप कोयला निकाल रहे हैं, कोयले के भंडार मिला है, क्या मिला है? कोयले के भंडार मिले, लेकिन कोयला खनन क्षेत्रों में जो है वो पानी की आवाज जिसको हम बोलते हैं जल, वो अंडरग्राउंड जिसको हम बोलते हैं ना, भूमिगत जल, उसकी प्रमुखता देखने को मिलती है। तो वो क्या होता है, कोयला क्षेत्रों में अगर पानी की दिक्कत होती है तो कोयला निकालने में क्या होती है, कठिनाई आती है। कई बार उसमें बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जो खदानें वगैरह है वो डूब जाती है और लोग उसमें जो काम करते हैं श्रमिक वगैरह वो उसमें उनके डूबने की संभावना रहती है। इसलिए प्राकृतिक दशाएं हैं वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। अब इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे हो जहाँ पर भंडार तो है लेकिन आर्थिक दृष्टि से उतने बड़े भंडार नहीं है कि उनको निकाल सके, तो क्या होगी प्राकृतिक दशा, कि वहाँ पर भंडार ही नहीं है, कम है भंडार। जैसे कि अपने भारत की बात करें, हमारे भारत में लगभग 4 प्रकार के कोयला देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार के कोयला होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे बेस्ट जो होता है आपका एंथ्रेसाइट, उसके बाद में बिटुमिनस के बाद में लिग्नाइट, सबसे जो खराब क्वालिटी का जो कोयला होता है वो तब भी। तो ये जितने भी खनिज हैं अपने भारत में देखने को मिलते हैं। खनिज मतलब कोयले की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो कोयला हमारे भारत में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिटुमिनस देखने को मिलता है। तो बिटुमिनस वाले भंडारों को अगर हम निकालते हैं तो हमारे लिए आर्थिक रूप से वो अच्छी बात होती है। लेकिन अगर हम एंथ्रेसाइट की बात करें तो एंथ्रेसाइट जो कोयला
और जितना भी भंडार देखने को मिलता है वो केवल एक राज्य में देखने को मिलता है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर है। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में क्या है, जो भंडार है वो बहुत ही कम मात्रा में है। इतनी कम मात्रा में है कि जब हम उसको निकालेंगे तो निकालने प्रोसेस करने में ही इतना पैसा खर्च हो जाएगा कि हम बाहर से मंगा लें उस कोयले को, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारे लिए प्राकृतिक दशाएं। अनार्थ हो जाता है कोयला हमारे लिए निकालने। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो प्राकृतिक दशाएं हैं, ठीक है, वो भी हमको क्या करती हैं, खनन कार्य को हमारे को प्रभावित करती है। जैसे कि आप पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत की तरफ ले लो, वहाँ पे क्या होता है, जो लैंडस्लाइड वगैरह ज़्यादा होते हैं। क्या होता है, लैंडस्लाइड वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो कोयला वगैरह जब हम निकालते हैं तो उसमें वहाँ पर संभावना बनी रहती है लैंडस्लाइड वगैरह। ठीक है, ये तो हो गई प्राकृतिक दिशा। अब हम मानवीय दिशा की बात करेंगे तो मानवीय दिशा क्या होती है कि कोई भी खनिज जब हम निकालते हैं तो उसमें हम मानवीय श्रमिकों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मानवीय श्रमिकों की। अब मानवीय श्रमिक अगर हमारे पास में उपलब्ध नहीं है तो हम किसी भी खनिज को निकालने के लिए प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कोयला क्षेत्र है या लोहा अयस्क क्षेत्र है, लोहे की जो खदानें होती हैं उनकी बात करें, अगर वहाँ पर श्रमिक काम नहीं करेंगे या श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक मानवीय दशा होगी, जिसके अंतर्गत हम लोग हमारा जो भी खनिज होगा उसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा श्रमिक जो होंगी साथ में श्रमिक के अलावा जैसे कि मान लो बाजार की व्यवस्था नहीं है, और बाजार जो है मानवीय दशा पर ही निर्भर करता है। पूंजी होगी इसके अंतर्गत, पैसा वगैरह कैसे खर्च करेंगे तो उसके बारे में अगर पैसा ही नहीं है हमारे पास तो उद्योग जो हमारे खनन कार्य हैं वो प्रभावित होंगे। ठीक है, पूंजी होगी। पूंजी के अलावा जो आपकी आती है सबसे मांग है। अब जो खनिज निकाल रहे हैं अगर उसको खरीदने वाले कोई नहीं है या उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी। और एक राष्ट्र हमारी श्रमिकों की हुई जनसंख्या है। और सरकार की नीतियाँ, अगर नीतियाँ नहीं है सही तरीके से काम करने वाली तो हम खनिजों को नहीं निकाल सकते। तो ये हमारे खनन कार्य को प्रभावित करने वाली दशाएं होती हैं। कौन सी? प्राकृतिक दशा और मानवीय दशा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी प्राथमिक क्रियाओं में खनन कार्य को भी शामिल किया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे खनन कार्य में। अब हम बात करते हैं इनकी दशाओं के पश्चात जो हम खनिजों की विशेषताओं की बात करें, इसकी बात करेंगे। खनिजों की विशेषताएं क्या होती हैं, इन विशेषताओं के आधार पर ही हमारा जो खनिज है वो हम बाहर निकालते हैं, या जो खनिज हमारे पास में उपलब्ध है उसकी व्यूरचना के बारे में, हम संरचना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली विशेषता है खनिजों की कि पृथ्वी पर ये जो जितने भी खनिज हैं किसी एक क्षेत्र में ही व्यवस्थित नहीं पाए जाते हैं। इनका जो वितरण होता है वो असमान देखने को मिलता है। कहीं पे लोहा ज़्यादा है तो कहीं पे कोयला ज़्यादा है। ठीक है, किसी क्षेत्र में खनिज है ही नहीं और किसी क्षेत्र में खनिज बहुत ज़्यादा। जैसे कि अपने भारत के संदर्भ में ही ले लो, भारत में छोटा नागपुर पठार, भारत में छोटा नागपुर पठार जो है, जो कि आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह, झारखंड वगैरह जो राज्य हैं उसमें मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। वैसे तो झारखंड और उड़ीसा में ही इसका सर्वाधिक खनन कार्य होता है खनिजों का। ठीक है, तो छोटा नागपुर जो पठार है वो हमारे भारत में खनिजों का भंडार कहलाता है, इसीलिए उसको खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर खनिजों का वितरण जो है वो अधिक देखने को मिलता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें राजस्थान में, तो हमारे राजस्थान में लोहा वगैरह के जो भंडार है कम देखने को मिलते हैं, कोयला के भंडार है वो कम देखने को मिलते हैं, मैग्नीज के भंडार है वो कम देखने को मिलते हैं। हालांकि तांबा के भंडार जो है हमारे यहाँ पे देखने को मिले हैं। वे सिक्कर में जो नए भंडार मिले हैं हमारे पास में, हर्षनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी हमको तांबे के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो ये तो बात हो गई वितरण की। अब आता है खनिजों का निश्चित अन्यमीकरण। ये क्या है? जितने भी खनिज पाए जाते हैं वह एक निश्चित समय के पश्चात नष्ट होने वाले होते हैं या खत्म होने वाले होते हैं। पेट्रोलियम ले लो, चाहे वो आपका लोहा ले लो, कोयला ले लो, जिसका हम जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतनी ही मात्रा में वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। ठीक है, तो वो आपके निश्चित एवं अन्यमीकरणीय संसाधन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे कि
कोई भी है कोयला है वो उसका हमने एक बार उपयोग कर लिया तो उसके पश्चात उसको लाखों करोड़ों साल ही लगेंगे या वर्ष ही लगेंगे उसको वापस बनने में, तब तक मानव की कई पीढ़ियाँ निकल जाएगी, हो सकता है मानव रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनव्यकरणीय खनिज। कभी अनव्यकरणीय बहुत सारे खनिज ऐसे हैं जो नव्यकरणीय भी हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो अनव्यकरणीय थे, कोयला, पेट्रोलियम, अब्रक, मैंगनीज, तांबा वगैरह सब। ठीक है, खनिजों का उत्खनन बाजार एवं मांग पर आधारित है। किसी भी क्षेत्र में अगर खनिजों का उत्खनन कार्य हो रहा है तो वो उत्खनन कार्य जो है वो बाजार की समीपता एवं वहाँ जो लोग आते हैं उसको खरीदने वाले उनकी मांग पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? उनकी मांग पर। बाजार और मांग ये खनिजों के उत्खनन को प्रभावित करते हैं। अगर ये दोनों उपलब्ध नहीं है क्षेत्र विशेष में तो क्षेत्र विशेष में खनन कार्य भी नहीं होगा, खनिजों को निकालने का कार्य भी नहीं होगा। और दूसरा अंतिम जो आपका इसमें विशेषता है तो वो आती है सर्वेक्षण, खनिजों का सर्वेक्षण। अब नए खनिजों के बारे में खोज और जो खनिज भंडार है उनके बारे में खोज कार्य जो होते हैं वो आपके सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल होते हैं, जिसमें बहुत सारा पैसा वगैरह रुपये वगैरह खर्च करने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी मशीनें वगैरह उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाकर वो सर्वेक्षण का जो कार्य है वो पूरा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जितने भी खनिज हैं उनके सर्वेक्षण के लिए भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके हमारे खनिज जो है वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि भंडारों के बारे में पता चलेगा तभी तो हम खनिजों को बाहर निकाल पाएंगे। ये आपकी सारी की सारी जो जितनी भी गतिविधियाँ होती है वो सारी आपके प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ये तो बात हो गई खनिज। अब बात करते हैं हमारे कृषि में बागायती कृषि और विस्तृत अनाज या वाणिज्य कृषि। बागायती कृषि और विस्तृत अनाज उत्पादन की कृषि है वो हमारे पश्चिमी देशों में अधिक हमको देखने को मिलती है। अमेरिका वगैरह है, न्यूजीलैंड वगैरह है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका है और यूरोप के कुछ देश हैं, वहाँ पर हमको इस प्रकार की कृषि है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। बागायती कृषि की अगर हम बात करें सबसे पहले बागायती कृषि की हम सबसे पहले बात करें तो बागायती कृषि क्या है? इसके अंतर्गत कृषि कार्य जो होता है वो फलों की, सब्जियों की, इनकी देखने को मिलती है। तो कृषि कार्य किनका देखने को मिलता है? फलों का, सब्जियों का, इसके अलावा फूलों का, ये जो सभी कार्य हैं वो बागायती कृषि के अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं। इसमें ज़्यादातर जो होती है भारी पूंजी का निवेश करना पड़ता है। इसका निवेश करना पड़ता है भारी पूंजी का, जिसके अंतर्गत एक फसली कृषि इसमें देखने को मिलती है। ज़्यादातर इसमें हमको एक प्रकार की ही फसल का प्रारूप देखने को मिलता है, जैसे कि अगर केले का उत्पादन हो रहा है तो केले का ही उत्पादन होगा, इलायची का उत्पादन हो रहा है तो इलायची का होगा, नारियल का हो रहा है तो नारियल का होगा, रबर का हो रहा है तो रबर का होगा। ठीक है, दूसरी फसलें हैं तो अगर वो एक ही प्रकार की है तो उसका उत्पादन हमें देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने आपको बताया उन्हीं कृषियों का बागायती कृषि के अंतर्गत पैदा किया जाता है। ठीक है, सब्जी वगैरह है वो आपके ट्रक फार्मिंग में आ जाती है। किसमें आ जाती है? ट्रक फार्मिंग में आ जाती है सब्जी, फ्रूट वगैरह। लेकिन कई फ्रूट ऐसे होते हैं जो आपके बागायती कृषि में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, देखिए बागायती कृषि की विशेषता क्या होती है? सबसे पहले तो इसमें उच्च तकनीकी, अधिक पूंजी, उच्च तकनीकी, अधिक पूंजी, एक फसली प्रारूप। इसमें ध्यान रखना बागायती कृषि में आपको सब्जियां जो है वो नहीं आएगी। सब्जियों के स्थान पर मैंने आपको बताया नारियल वगैरह, फ्रूट वगैरह जो होंगे, इसके अलावा रबर वगैरह जो होंगे, उनकी खेती एक ही फसल के रूप के अंतर्गत की जाएगी, एक फसली प्रारूप। ठीक है, एक फसली प्रारूप के पश्चात जो है वो आएगा इसमें उन्नत बीज, निर्यात,
ये सभी कार्य इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो बागायती कृषि में है एक ही फसल प्रारूप देखने को मिलता है, जिसमें अगर नारियल का उत्पादन किया जा रहा है तो नारियल का उत्पादन होगा, रबर का उत्पादन किया जा रहा है तो रबर का उत्पादन होगा। दूसरी और कोई फसलें जैसे अनानास है तो अनानास का ही उत्पादन होगा, और कोई दूसरा आपके फल वगैरह जो है अगर उसका उत्पादन हो रहा है तो उसी का उत्पादन। काली मिर्च है तो काली मिर्च का उत्पादन होगा, इलायची है तो इलायची का उत्पादन होगा। ये सारा एक फसली प्रारूप के अंतर्गत हमारा आता है। ठीक है, अधिक पूंजी का निवेश करना पड़ेगा क्योंकि इनके जो देखने को होती है फसल प्रारूप है, उन्नत तकनीकी है, उस पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है तो आपको उत्पादन के बढ़िया बढ़ेगा। मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाता है, पानी की सिंचाई वगैरह की व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है, रासायनिक खादों को ध्यान में रखा जाता है, और उन्नत जो बीज है वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और निर्यात, अब जो उत्पादन प्राप्त हो गया उसको खपाने के लिए भी निर्यात की व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाके हमारी इसके अंतर्गत बागायती कृषि जो है वो पूरी संपूर्ण उपज हमको प्राप्त करवाती है, देती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी बागायती कृषि की। किसकी बात हो गई? बागायती कृषि की। अब हमारा आता है विस्तृत अनाज कृषि। विस्तृत अनाज कृषि की हम बात करते हैं कि ज़्यादातर ये है विकसित देशों में की जाती है। कौन से देशों में की जाती है? विकसित देशों में। बागायती कृषि भी आपकी ज़्यादातर विकसित देशों में ही की जाती है, लेकिन अगर हम देखें तो पहले के समय में यूरोपीय देश हो गए, यूरोपीय देशों में ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस वगैरह, डच वगैरह, वो क्या करते थे? दूसरे देशों को अपने उपनिवेश बनाते। क्या बनाते थे? उपनिवेश। और उपनिवेशों में यही बागायती कृषि जो है वो करवाते थे वहाँ के जो लोगों से। उनसे करवाते थे लोगों से। जैसे हमारे भारत में बागायती कृषि असम में देखने को मिलती थी, कृषि कार्य की, जो आज हमारे भारत के अधिकार क्षेत्र में, जैसे कि आप यहाँ पे क्या नाम है, बर्मा वगैरह, वहाँ भी एक प्रकार की कृषि देखने को मिलती थी अंग्रेजों के द्वारा, डच लोगों के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखने को मिलती थी, न्यूजीलैंड वगैरह में, अफ्रीका वगैरह में देखने को मिलती थी, जहाँ पे आपके जितने भी यूरोपीय देश हैं जिनका वहाँ पे अवैध रूप से जो है कब्जा देखने को मिलता है, तो वो लोग अपने लिए, अपने वहाँ के खुद के लोगों के लिए इस प्रकार के कृषि कार्य करवाते थे। तो वो बागायती कृषि के अंतर्गत आते हैं, जिसमें उनके देशों में उनका उत्पादन तो होता है कम, तो दूसरे देशों में आके वहाँ पर उनका उत्पादन करवाते थे। तो ये तो बात हो गई बागायती कृषि। अब वापस आते हैं हमारे विस्तृत वाणिज्य अनाज उत्पादन कृषि की तरफ। विस्तृत वाणिज्य अनाज उत्पादन की कृषि है और विकसित देशों में की जाती है। कहाँ की जाती है? विकसित देशों में अधिक की जाती है। वहाँ पर की जाएगी जहाँ पर भूमि का जो प्रतिशत है या भूमि की जो अधिकता है वो देखने को मिलती है। जैसे कि संयुक्त राज्य में, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आपका न्यूजीलैंड वगैरह है, रूस वगैरह है, वहाँ पर आपको इस प्रकार, कनाडा है, वहाँ पर आपको इस प्रकार की कृषि अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि खेत वहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे उत्पादन जो है वो अधिक देखने को मिलता है। हालांकि खेतों का आकार वहाँ पर बड़ा होता है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अगर हम बात करें, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अगर हम बात करें तो वो भी आपको उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। जबकि विकासशील देशों में अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है जनसंख्या ज़्यादा है तो उनके खाने के लिए हमको अधिक अनाज की आवश्यकता पड़ती है। एशिया या विकासशील देशों की अगर हम बात करें। ठीक है, वापस आते हैं। अब विस्तृत अनाज कृषि होती कैसी है? तो इसमें भी कोई पूंजी अधिक मात्रा में खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करना पड़ता है, और जो भी गेहूं का उत्पादन होता है, विस्तृत वाणिज्य अनाज उत्पादन कृषि इसको हम कहते हैं, इसमें अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन ही होता है। और जितना भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है वो व्यापारिक तौर पर ही किया जाता है या व्यापार के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है? बड़े बड़े कृषि फार्मों पर वो है गेहूं की खेती की जाती है। अमेरिका में इतने बड़े खेत होते हैं कि कई बार वहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ती है, दूरी एक कोने से दूसरे कोने पे जाने के लिए। कई किलोमीटर लंबे खेत वहाँ पे देखने को मिलते हैं। 800, 900, 1000 किलोमीटर तक के खेत वहाँ पे देखने को मिलते हैं, बड़े ब्रांचेस जो होते हैं। ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलते हैं कृषि फार्म। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। कनाडा हो गया, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, तो उसमें जो है पैसा भी अधिक खर्च करना पड़ता है, क्योंकि दूरी भी तो अधिक होती है ना, दूरी अधिक होती है
तो फिर उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। जो कृषि कार्य है, जो फसलों को लगाने का है, गुड़ाई वगैरह का कार्य है, निराई वगैरह का जो कार्य है वो करते हैं ना खेतों में, वो सारा सारा मशीनों के द्वारा होता है उसमें पानी जब अच्छे से। तो इसलिए मशीनी कृषि भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मशीनी कृषि भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है वो हमको देखने को मिलती है। ठीक है, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो था हमारा प्राथमिक व्यवसाय, और प्राथमिक व्यवसाय आज हो गया कंप्लीट। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा द्वितीयक व्यवसाय। ठीक है, ये जो हमारे चैप्टर है वो धीरे धीरे होते जा रहे हैं। प्राथमिक व्यवसाय से पहले हमारा टॉपिक चल रहा था मानव व्यवसाय, वो हो गया। मानव व्यवसाय के पश्चात अगला जो हमारा टॉपिक था प्राथमिक व्यवसाय, जो हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा द्वितीयक व्यवसाय। तो द्वितीयक क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो करेंगे कल। ठीक है।